नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। आज हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में आज हम बात करेंगे। जिस तरह से ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BF.7 ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। चीन से शुरू हुए इस नए वेरिएंट ने भारत में भी दस्तक दे दी है। तो वहीं इस वेरिएंट से किस तरह से निपटा जाए और कितना खतरनाक ये वेरिएंट है, इसको लेकर कार्यक्रम में डॉक्टर से भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के मामलों में वापस से तेजी आने लगी है। चीन के साथ जापान, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में भी कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। कोरोना के मरीजों के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारत सरकार भी काफी अलर्ट हो गई है। साल 2019 में दिसंबर महीने में ही चीन में कोरोना वायरस नाम की नई महामारी ने दस्तक दी थी और उसके बाद पूरी दुनिया में इस वायरस ने तबाही मचाई। ऐसे में दुनिया को ये चिंता सताने लगी। दिसंबर जनवरी 2019 में कोरोना के बड़े मामलों में क्रिसमस न्यू ईयर पर होने वाली भीड़भाड़ का भी अहम योगदान रहा, क्योंकि ये वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। चीन में कोरोना वायरस के मामलों में हुई बढ़ोतरी की वजह ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 है। इसी सब वेरिएंट ने अब भारत सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। भारत में अब तक BF.7 के 4 मरीज मिल चुके हैं। गुजरात और ओडिशा से इसके 2 केस मिले हैं। आसान भाषा में आपको BF.7 के बारे में बताते हैं। BF.7 ओमिक्रॉन के वेरिएंट BF.5 का सब वेरिएंट है और इसमें संक्रमण की व्यापक क्षमता होती है और इसकी इंक्यूबेशन अवधि कम होती है। सब वेरिएंट BF.7 की सबसे खतरनाक बात ये भी है, ये उन लोगों को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है जिन्हें कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। BF.7 वेरिएंट श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से को इन्फेक्ट करता है। इसकी वजह से बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, कमजोरी और थकावट जैसे लक्षण दिखते हैं। कुछ लोगों को उल्टी और दस्त जैसे पेट से जुड़े लक्षणों का भी अनुभव होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार नया वेरिएंट उस प्रतिरक्षा को भी जल्दी से बाईपास कर देता है जो किसी व्यक्ति ने पहले वाले वेरिएंट के साथ प्राकृतिक संक्रमण के माध्यम से विकसित की होती है। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि BF.7 से संक्रमित एक व्यक्ति 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। बाकी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने सिर्फ 5 लोगों में संक्रमण फैलाया था। जिस तरह से चीन सहित और भी देशों में ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट सामने आया है और लगातार इसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं भारत में भी इस नए वेरिएंट के केस सामने आए हैं। इस तरह सरकार तो इसको लेकर काम कर ही रही है, तो वहीं हम सबको भी कोरोना के नए वेरिएंट को मात देने के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको बताया कि कैसे और कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट, जिस वजह से चीन से लेकर हर एक देश में इसके मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं इस वेरिएंट को लेकर मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर राय, एक्स सेक्रेटरी हैं IMA के। डॉक्टर राय, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। डॉक्टर राय, किस तरीके से कितना खतरनाक ये वेरिएंट है, क्योंकि हमने इससे पहले भी कोविड के और भी वेरिएंट देखे हैं, लेकिन अगर बात हम इस वेरिएंट की करें, कितना खतरनाक हो सकता है ये क्या है? ये इसका म्यूटेशन है ओमिक्रॉन वायरस का BF.5 वाले का, जो BF.7 बना है। इसकी इन्फेक्शन करने की क्षमता उससे बहुत ज्यादा है। वो ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो था वो 5 लोगों को इन्फेक्ट करता था, ये कम से कम 10 से 18 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। और इसका असर सीधा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये नाक, कान, गले के अंदर जाके होता है और उसके अंदर फीवर, खांसी वगैरह हो जाती है। और रहा सवाल दूसरी बात का, क्योंकि इसकी इन्फेक्शन करने की बहुत ज्यादा क्षमता है और अभी ये वेरिएंट जैसे कि म्यूटेशन के बाद अभी इसको डायग्नोस किया गया है। अब इसकी असली रूप जो है ना 1-2 दिनों के अंदर और पता लग जाएगा कि साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं कि इसके अंदर फर्टिलिटी वगैरह है कितनी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जिनको वैक्सीन लग चुके हैं, उनको सिर्फ एहतियात बरतने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ये वार्निंग हमको जो मिल रही है, हम लोगों ने पहले लापरवाही कर दी थी फर्स्ट वेव के बाद, तो हमें
सेकेंड वेव में बहुत बुरी हालत हमको भुगतनी पड़ी थी। बिल्कुल। आज हमको हर जगह ये चेतावनी मिल चुकी है कि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और केसेस इस लेवल पे बढ़ गए हैं कि जापान जैसी कंट्री के अंदर, जो कि बहुत हाईली डेवलप्ड कंट्री है, 2 लाख केस रोज आ रहे हैं इस BF.7 के। अमेरिका में 20,000 केसेस आ गए हैं। उसके बाद क्या नाम, साउथ कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया में 80,000 केसेस आ रहे हैं, और भी कई कंट्रीज के अंदर इस प्रकार। ब्राजील में 80,000 केसेस हैं। तो केसेस हर कंट्री के अंदर बढ़ रहे हैं। स्पेन में भी आ गए, फ्रांस में भी आ गए। तो कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये इन्फेक्शन है, कैसे आता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, सांस लेने से होता है, आपस में मिलने से होता है। तो हमको एहतियात बरतने की जरूरत है, नहीं तो हम भी ये चाहेंगे कि हमको जो दोबारा सेकेंड वेव वाले दिन देखने ना पड़े। बिल्कुल। डॉक्टर राय, जिस तरीके से बूस्टर डोज की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों ने बूस्टर डोज ली है, कुछ लोगों ने नहीं ली है अभी तक बूस्टर डोज, क्योंकि इतना खतरनाक संक्रमण अब आगे नजर नहीं आ रहा था कि इस तरीके से अब ये नया वेरिएंट दस्तक देगा। तो किस तरीके से वो लोग क्या बूस्टर डोज लेंगे ही, या फिर उसके आगे क्या कुछ एहतियात इस दौरान वो बरतें? देखिए, जहां तक बूस्टर डोज का सवाल है, सरकार ने और मेडिकल फ्रेटर्निटी ने बार बार एक ही बात कही है कि आप वैक्सीनेट जरूर कराइए। वैक्सीनेट कराने से एक और चीज मैं बता दूं आपके माध्यम से, व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को दोनों डोज मिल गए तो मैं इन्फेक्शन नहीं हो सकता। हमारे पास आज की तारीख में भी री इन्फेक्टेड, यानी कि बूस्टर डोज के बाद भी इन्फेक्ट होकर कोविड के लोग आए हैं। लेकिन अगर बूस्टर डोज के बाद या वैक्सीनेशन के बाद अगर कोई दोबारा इन्फेक्ट होता है तो वो इन्फेक्ट सीरियस नहीं होगा, उसको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये वैक्सीन तो हमारे लिए एक तरह से सुरक्षा गार्ड हो गया, एक तरह का कवच है, सुरक्षा कवच है हमारे लिए, ताकि हमको इससे बचाता रहेगा। ये ज्यादा ध्यान देने की बात यही है। और रहा सवाल दूसरा, जिन लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लगवाई है या बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द जाकर अपनी सेकेंड डोज को लगवा लें। वही आपके लिए कारगर रहेगी। और अभी तक अगर हिंदुस्तान में हम इस बीमारी को कंटेन कर सके हैं और सीवियरनेस उसकी नहीं हुई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि हमको वैक्सीनेशन टाइम पे लग गए। आज हिंदुस्तान के अंदर 220 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं। 220 करोड़ का मतलब होता है कम से कम 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर राय, जिस तरीके से अभी जो वैक्सीन हमारे भारत में उपलब्ध थी, कोवैक्सीन थी, कोविशील्ड थी, उसके बाद में बूस्टर डोज था, तो क्या फिर अगर हमें चौथी डोज की अगर हम बात करें तो क्या उस पर भी अब डॉक्टर्स की निगाहें होंगी, क्योंकि नया वेरिएंट है, नया चैलेंज होगा डॉक्टर्स के लिए? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये वैक्सीनेशन बहुत जल्दी बना है। कभी भी वैक्सीनेशन 1 साल के अंदर नहीं बनते थे। हमको वैक्सीनेशन बनाने में 8 सालों लग जाते थे, 5-5, 10-10 साल लग जाते थे उसकी पूरी स्टडी। लेकिन इस बात की इमरजेंसी इतनी खतरनाक थी कि हमको सब काम बहुत जल्दी जल्दी करने पड़े, और उसका किया। एग्जैक्ट स्टडी हमारे केसेस की रोज की अब हम इसके ऊपर एनालाइज कर रहे हैं, हमें तब पता रहेगा। दूसरी बात और बताओ कि वैक्सीन लगाने के बाद इम्यूनिटी आज हमारी कैसी है, ये अब हमको टेस्ट करना पड़ेगा। और जो हमारे साइंटिफिक कंसर्न है इस चीज के, वो ऑलरेडी इस पे काम करने लग गए हैं, ये देखने के लिए कि वैक्सीन का असर इस वायरस के ऊपर भी है या नहीं है। एक दूसरी चीज, हमारी इस वक्त इम्यूनिटी कितनी है, क्योंकि ये कहा गया कि ये वायरस जो है इम्यूनिटी को बाईपास करके इन्फेक्ट कर रहा है। ये वायरस इम्यूनिटी को बाईपास करके इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें अभी जांच करने की है। तो आज मैं इस वक्त कहूं वो ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर राय, देखिए, जिस तरीके से बात अगर मैं 60 साल से ऊपर के लोगों की करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों की जो इम्यूनिटी है वो काफी वीक भी हो जाती है, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो होते हैं वो बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, तो कितना ये वाला जो वेरिएंट है वो कितना इफेक्ट इन लोगों पर कर सकता है? देखिए, ये तो हम शुरू से भी कहा था कोविड के बारे में। एक तो जो एल्डरली लोग हैं, दूसरे जो इम्यूनो सप्रेसेंट हैं, तीसरे जो डायबिटीज या हार्ट डिजीज से सफर कर रहे हैं, किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं, उनके लिए खतरनाक ज्यादा है। अब वो उसके बाद ये और खतरनाक BF.7 आ गया, तो उनके लिए तो वही चेतावनी है। आज फिर चेतावनी है कि कृपा करके घर से बाहर ना निकलें, भीड़ में ना जाएं, मास्क के बिना बात ना करें, किसी से हाथ ना मिलाएं, और अगर है तो हैंड सैनिटाइजेशन का पूरा करें। और जिन लोगों ने, बुजुर्गों ने इधर उधर के कहने से वैक्सीनेशन नहीं लगाया है,
कृपा करके जल्दी से जल्दी जाके अपनी वैक्सीनेशन की डोज को कंप्लीट कर लें। अफवाहों पर विश्वास ना करें। ये बीमारी अगर आपको बचाएगी, एक तो आपकी परहेज से, और दूसरा वैक्सीनेशन आपको हेल्प करेगा इस बीमारी से लड़ने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अगर मैं बात बच्चों की करूं, क्योंकि जो 5 साल तक की उम्र के बच्चे, उनके लिए कोई डोज नहीं बनी है, और बच्चे ना कहीं भी जाएं, वो स्कूल जाएं या बाहर खेलने जाएं, वो इन सब चीजों से नहीं बच पाते। कितनी भी कोशिश पेरेंट्स करें, लेकिन बच्चों को नहीं बचा पाते। आखिरकार ये जो वेरिएंट है बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, और माँ बाप ऐसा क्या करें ताकि बच्चों को थोड़ा बहुत इस चीज से राहत मिल सके? देखिए, ये इसके ऊपर स्टडी कई दिनों से चल रही है कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि स्कूलों को जो है आप बच्चों को वैक्सीनेट करना चालू कीजिए। अभी इतना ऐसा कोई कारगर वैक्सीनेशन नहीं था कि हर बच्चे को हम लगा देते। एज ग्रुप के हिसाब से उसको लगाना चालू किया, लेकिन अभी हमारी मेजोरिटी ऑफ चिल्ड्रंस आर नॉट वैक्सीनेटेड। ये बिल्कुल मैं भी मानता हूँ, और हमको बच्चों का ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे इन्फेक्ट होने लग गए तो घर वाले तो अपने आप इन्फेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ आप परहेज रख नहीं सकते, वो आइसोलेशन में बच्चा रह नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी समस्या की बात है। और इवन कि हम मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से हम सरकार को भी कह रहे हैं कि यंग चिल्ड्रंस, बच्चों को आप वैक्सीनेट करने का प्लान इमीडिएटली चालू कर दीजिए। क्योंकि डॉक्टर साहब, देखा भी जाता है कि जो माँ बाप होते हैं वो किसी ना किसी कारणवश बाहर जाते हैं। एक बार को पिता नहीं, लेकिन माता के संपर्क में बच्चे बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उस दौरान जैसे बाहर महिलाएं जाती हैं, फिर वापस आती, तो कहीं ना कहीं वो संक्रमण उनके अंदर जो है वो चला जाता है, तो वो बच्चे तक पहुंच पाता है। आखिरकार कितना इफेक्टिव ये हो सकता है? नहीं, ये सारी बातें उसी पे आ जाती हैं कि पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर बाहर से आ रहे हैं तो आते अपने कपड़े को साफ सुथरे कर ले, नहा ले जाके, या तो और हाथ धो ले, सैनिटाइज कर लें, और मास्क के बिना बाहर ना निकलें। घर में आने के बाद फिर बच्चों को अपने हाथ धोने के बाद, सैनिटाइज करने के बाद बच्चों को उठाएं, बच्चों से बात करें। ये नहीं कि आप बाहर से आए, घूमते हुए 3 घंटे से आप बाजार में घूम रहे थे और आते ही बच्चे को गले लगा लिया, बच्चे को चूमने लग गए। हर माँ बाप के लिए बच्चे बहुत प्यारे हैं। बिल्कुल, बच्चों के साथ अफेक्शन होता ही है और होना भी चाहिए, लेकिन ये ऐसा अफेक्शन नहीं कि हम उनको बीमार कर दें। ये ध्यान देने की तवज्जो है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मैं अगर बात चीन की करूं, क्योंकि चीन में जो मामले हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर बात हम भारत की करें, कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर है वो इस वायरस को अब्जॉर्ब कर चुका है, उससे लड़ने की क्षमता हम लोगों के अंदर है। लेकिन चीन में जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, आखिरकार उसके पीछे किस तरीके की वजह देखी जाती है? क्योंकि बार बार वहां पर लॉकडाउन लगा है, बार बार हर चीज से बचाया गया, बावजूद उसके चीन में इतने ज्यादा वेरिएंट निकल के सामने आ रहे हैं। देखिए, जहां तक चाइना का सवाल है, अनरिलायबल कंट्री है। वहां पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, डिक्टेटरशिप है, और वो ट्रांसपेरेंट भी बिल्कुल नहीं है। और उनने, देखिए, पहली वाली जब कोरोना स्टार्ट हुआ वुहान से, उन्होंने छिपाया, उसके बाद किस प्रकार से लॉकडाउन किया, लोगों को मारने लग गए, लोगों को कन्फाइनमेंट सेल में डाल दिया, कोई चिंता नहीं। उसके बाद उन लोगों ने पब्लिसाइज किया, एक तो विश्व को कभी नहीं बताया, WHO को भी लेट बताया, और उसके बाद कहने लगे नहीं हमारे यहाँ से नहीं है। आज भी वो झूठ बोल रहे हैं। अगर हम आज मीडिया के थ्रू जो हम टीवी की क्लिपिंग्स देख रहे हैं, उसके हिसाब से चाइना की हालत बहुत खराब है। और एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने तो ये ऑलरेडी कह दिया है कि वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन विल बी सफरिंग फ्रॉम दिस BF7 वायरस, एंड 60% पॉपुलेशन ऑफ चाइना विल सफर फ्रॉम दिस वन, एंड इवन मोर देन 10 लाख पर्सन may die in China। ये बातें वहां की आ रही हैं। 60% पॉपुलेशन का मतलब है 80 करोड़ लोग चाइना के अंदर बीमार होंगे आने वाले 90 दिनों के अंदर। बिल्कुल। तो ये चीजों की एहतियात अभी आपके टीवी के माध्यम से हमें मालूम पड़ा है, मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, वहां पे नहीं मिल रही है, बेड्स बिल्कुल नहीं है। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, डॉक्टर चौबे हैं जो चाइना में थे, चाइना से आए हैं, वो बता रहे हैं कि वहां पे मेडिसिन नहीं है, वहां पे और सिस्टम्स की कई चीजें नहीं है। और जो लॉकडाउन लगाया, तो लॉकडाउन जब लोगों ने उसका प्रोटेस्ट करना चालू किया, एकदम लॉकडाउन खोल दिया, उसके खोलते ही फिर जो हालत हुई है वो देखिए। लॉकडाउन भी लगाया आपने तो कम से कम जनता की डेली रिक्वायरमेंट की चीजें उनको सप्लाई करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। जैसे अगर हमारी सरकार ने हर एक गरीबों को अनाज मुफ्त में दिया, उनको पैसे देने चालू कर दिए कि तुम लोग घर से बाहर मत निकलो, तो ये वहां पे ये वो चीज नहीं है। वहां पे एक डिक्टेटरशिप है, जो उन्होंने कह दिया कर दिया, उसके बाद कोई
किसी के साथ वो अपना डेटा शेयर नहीं करते, कभी भी शेयर नहीं करते वो। तो हमें तो जो भी आप लोग दिखाएंगे हम उसी के बेसिस पे बोल रहे हैं। आज तक बता दीजिए मेरे को, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ चाइना का कोई ऑथेंटिक डेटा या कोई ऑथेंटिक न्यूज आपके पास आई है? आपके पास सारे के सारे पायरेटेड वीडियोस आ रहे हैं जो लोग बाग आपस में भेज रहे हैं, उससे पता लग रहा है आपको। बिल्कुल। डॉक्टर राज, जिस तरीके से वेरिएंट की अगर मैं बात करूं, एक के बाद एक नया वेरिएंट निकलकर सामने आ रहा है, आखिरकार जो वायरस होता है इसकी कैसे किस तरीके से प्रक्रिया होती है कि एक के बाद एक नया वेरिएंट, क्योंकि ये अब थमता तो नजर नहीं आ रहा है, एक के बाद एक नया वेरिएंट हमारे सामने आ रहा है और हम भी उसके प्रकोप में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। जी, ये अगर आपको जानो, हमने जब कोरोना स्टार्ट हुआ था हमने पहले ही कहा था कि ये कोरोना वायरस बड़ा नोटोरियस वायरस है। ये अपना रंग रूप बदलता है, जिसको कि आप हिंदी की भाषा में कहते हैं बहुरूपी है, और हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में इसको क्विक म्यूटेशन बोलते हैं। जितने लोगों को ये इन्फेक्ट करता जाएगा उससे अपनी म्यूटेशन बदलता जाएगा, और वो म्यूटेशन कितना फास्ट बदलता है ये जब तक कि बदल न ले हम कह नहीं सकते। कोई हमारे पास पहले तो इसका कोई डेटा था नहीं। बिल्कुल। जो आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा ही खतरनाक है, बड़ा ही तेज फैलने वाला है और आपको बच करके रहना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह कि हमारे यहाँ 200 कम से कम 220 करोड़ लोग बाग इंजेक्शन लगवा चुके हैं, वैक्सीनेशन, तो हमको शांति है। लेकिन उसके बावजूद मेरा आपके थ्रू कहना है कि जिनको वैक्सीन लग गया है वो ये ना सोचें कि हम बीमार नहीं होंगे। मैं आज की तारीख में भी, अभी 2 दिन से तो ये हम दोबारा कोरोना के ऊपर इतना डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको 1 हफ्ता 10 दिन पुरानी बात कह देता हूँ। 3-4 मरीज मेरे पास बूस्टर डोज के बाद भी बीमार होकर आए हैं मेरे पास। हमने उनको डायग्नोस करके उनको कहा तुम ट्रीटमेंट लो, लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पे आराम करो, और वो सब ठीक हो गए। बूस्टर डोज का या वैक्सीन देने का सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आप बीमार भी होगे तो आप सीरियस बीमार नहीं होगे जिसमें आप अस्पताल में भर्ती होना पड़े, यानी कि आपको एक तरह की प्रोटेक्शन मिलेगा। हाँ, यानी कि अगर हमने सेकंड लहर में देखा था कि किस तरीके से जो परेशानियां हुई थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाए थे, बहुत सारे मरीज एकदम इकट्ठा हुए थे, वो हालत अब नहीं नजर आएगी क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीन का असर रहेगा। वैक्सीन का भी असर, और सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। देखिए जो लास्ट वाला, यानी जो अभी ये कोरोना पेंडेमिक हमारे पर आया, क्या हम लोग तैयार थे? फरवरी मार्च के अंदर तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे, स्टेडियम्स में जा रहे थे या हेलो ट्रम्प बात कर रहे थे, ऐसी बातें हो रही थी हमारी, लेकिन हमको तैयार तो थे। लेकिन एकदम हमारे केस बढ़ने चालू हुए। मार्च में शायद मुझे याद है 1 या 2 केस थे, और एकदम बढ़ते बढ़ते मार्च के एंड तक ही जाके 10,000 पहुंच गए, और अप्रैल में जाके लाखों में पहुंच गए। तो हम उस वक्त तैयार नहीं थे, हमारे पास प्रोटेक्शन किट नहीं थे, पर्सनल प्रोटेक्शन किट भी नहीं थे हमारे पास। और उसके बाद तभी सरकार को इमीडिएटली उसको, हिंदुस्तान तो क्या पूरा वर्ल्ड उस वक्त लॉकडाउन में था। आकाश के अंदर एक हवाई जहाज उड़ता नहीं मिलता था, सड़कों के ऊपर कोई गाड़ियां नहीं मिलती थी, सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे। तो आज वो जो है, अच्छा दूसरा जो आपने मुझसे पूछा चाइना का, जहां तक मैं बता दूं, चाइना का वैक्सीन भी कारगर नहीं हुआ। चाइना के वैक्सीन से बड़े कहना चाहिए कॉम्प्लिकेशंस भी आए, साइड इफेक्ट्स भी आए, और वो फेल रहा। लेकिन चाइना ने इस चीज को पब्लिसाइज नहीं किया, क्योंकि वो अपनी गलती कभी मान नहीं सकता। वो कहता है मेरे से अच्छा दुनिया में कोई है नहीं, मेरे से बड़ा कोई मेरी दुनिया में कोई है नहीं। तो भाई वो जमाना तो गया। आप अपनी नॉलेज को शेयर करोगे तो आपको और इंटेलिजेंट हो जाओगे, नहीं तो अपने घर में आप बैठे रहो जो कर रहे हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब देखिए, जिस तरीके से हमने बाकी के समय भी देखा है कि एंटीबायोटिक दवाइयां लोगों ने ली हैं, उसके बाद घर पे भी प्रिकॉशन उन लोगों ने किया है, तो क्या इस बार कितना इफेक्टिव है और किस तरीके से जो लोग हैं, ये सैनिटाइजर और मास्क तो हमें पता है, साथ ही अगर आगे जो एडवाइजरी जारी हो सकती है तो उस दौरान ये भी हो सकता है कि कुछ जगहों पर जाना पाबंदी पूर्वक रहेगा। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो किस तरीके से हम बच सकते हैं, क्योंकि ऑफिस भी है, स्कूल भी बच्चे जा रहे हैं, बाजार भी लगे हुए हैं, भीड़ भाड़ का एरिया भी है, तो क्या कुछ हम घर पे ऐसा करें? देखिए सबसे बड़ी तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, इस वक्त दिल्ली शहर के अंदर खांसी जुकाम के केसेस बहुत आ रहे हैं, क्योंकि एक तरह का फ्लू भी चल रहा है। अब एक हमारे पास 2 दिन से कोरोना ने और हमारे ऊपर दस्तक दे दी है। तो मेरी निवेदन ये है आप लोगों से कि जरा सा खांसी जुकाम बुखार होता है, कृपया करके कोविड का टेस्ट कराइए, और अगर आप पॉजिटिव आता है तो आप बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाइए, अपने साथ वाले घर वालों को और इन्फेक्ट मत कीजिए।
अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए, आप 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचे कि नहीं मेरे को तो कोविड हो ही नहीं सकता, मैं तो खांसी जुकाम है, मैं कैसे चलता रहूंगा, उसमें आप भी बीमार होंगे और अपने घर वालों को भी और अपने अड़ोस पड़ोस को या अपने मित्रों को, सबको आप इन्फेक्ट करते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपको खांसी बुखार होता है तो कृपा करके अपना टेस्ट करा के तब आप आगे की बात सोचिए, या तो आइसोलेट हो जाइए या अपना आराम कीजिए। लेकिन मास्क 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 हर हालत में आपके साथ होना चाहिए। मास्क के बिना घर से मत निकलिए, सैनिटाइज करते रहिए, तभी आपको काम चलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आखिरी में बस यही जानने की कोशिश करूंगी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो अपनी डाइट में क्या शामिल करें, क्योंकि बूस्टर डोज का तो अपना काम है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो खान पीन है वो बहुत ही ज्यादा अहम होता है हमारे शरीर के लिए। तो हम किस तरीके से अपनी डाइट को फॉलो करें ताकि ये जो नया वेरिएंट है वो हम पर हावी ना हो सके? देखिए, जो जहाँ तक डाइट का सवाल है, हमारे घर का जो भी खाना पका हुआ है बहुत अच्छा होता है, बाहर की चीजें कुछ नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, बैलेंस डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम कीजिए। आप लाइट एक्सरसाइज भी करते रहेंगे 20-25 मिनट की, तो भी आपको इम्यूनिटी उससे भी बढ़ेगी। आप विटामिन सी की गोलियां, इस प्रकार की गोलियां खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे बहुत आपको आराम मिलेगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा, अपने घर के अंदर जो खाना बनता है उससे अच्छा कोई नहीं है, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। आप फ्रूट खाइए, हाई प्रोटीन खाइए, दीजिए, तो वो आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर राय, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपने दर्शकों को तमाम तरह की राय दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में जाना और साथ ही ये भी जाना कि किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। देखिए, सबसे अहम सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा अहम यही है कि जिस तरीके से आप अपने घरों में जितने अच्छे तरीके से आप रह सकते हैं, अगर जितना कोरोना गाइडलाइन का पालन जो पिछली बार हमने किया था वो करेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं ये जो वेरिएंट है वो हम पर हावी नहीं होगा। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप अगले कार्यक्रम में फिर से एक नए एपिसोड के साथ में हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।